हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल ब्रांच के स्टूडेंट यानी फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो कॉमन पेपर है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के मूल तत्व के क्लास 5 लेकर आए हैं, 5वां क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने पिछले के क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इन सभी क्लास को देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा एकत्रित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो पहला हमारा फोटोवोल्टिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि इस पद्धति में सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में यानी कि डीसी करंट में सोलर पैनल की मदद से बदला जा सकता है। यानी कि इसको क्या किया जाएगा, जो सौर ऊर्जा होगी उसको हम सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। सोलर पैनल की मदद से हम इसको डीसी करंट में बदल सकते हैं, जिसमें उपयोग अनुसार या फिर कहें कि ऊर्जा की ज़रूरत के अनुसार सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जितनी हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हमें सोलर पैनल की उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता होगी, यानी कि उसको आवश्यकता अनुसार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें बात किया गया कि अगर आप इसे एसी करंट में बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एसी करंट को प्राप्त करने के लिए सोलर पैनल से प्राप्त ऊर्जा को इन्वर्टर की मदद से एसी करंट में बदला जाता है। यानी कि जो सोलर पैनल है उस सोलर पैनल में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम इन्वर्टर में लगा कर यानी इन्वर्टर से जोड़ करके उससे हम एसी करंट प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमारा कंसंट्रेटेड सोलर पावर। इससे क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रित सौर ऊर्जा। तो इस प्रणाली में सौर ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित किया जाता है। यानी कि जो कोई सोलर प्रणाली होगी उसको हम एक स्थान पर केंद्रित कर देंगे, जिसके लिए परावर्तक दर्पण परवलय दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, परावर्तक दर्पण हो या फिर परवलय दर्पण हो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। फिर प्राप्त केंद्रित ऊष्मीय ऊर्जा को यानी कि फिर उस दर्पण के द्वारा जो प्राप्त केंद्रीय जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी उसको हम क्या करेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा को किसी माध्यम में, जैसे कि माध्यम मान लेते हैं जल आदि को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो परावर्तक दर्पण या फिर परवलय दर्पण होगा उसके इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, जो रोशनी होगी यानी जो ऊर्जा होगी सौर ऊर्जा उसको हम एकत्रित करके केंद्रित करके उसको हम क्या करेंगे, कोई जैसे जल है कोई माध्यम है उसको हम उस पर किरण को प्रकाशित करके उसको हम गर्म कर सकते हैं और गर्म करने के बाद जो पानी होगा उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि जल आदि को गर्म करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्राप्त गर्मी जल को सुपर हीटेड यानी कि उसको क्या करेगी, सुपर हीटेड स्टीम में बदल देगी। यानी कि उसको भाप में परिवर्तित कर देगी, गर्म कर देगी। और उसको क्या होगा, जब भाप में परिवर्तित कर देगी तब यह टरबाइन को चलाने में काम आता है। यानी कि वह भाप क्या होगा, टरबाइन को चलाने में कार्य करेगा। जो क्या करेगा, टरबाइन उसको विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न कर देगा। यानी कि उस टरबाइन में जनरेटर के द्वारा उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। आगे हमारा सौर जल तापन यानी कि सोलर वाटर हीटिंग क्या होता है। तो सोलर वाटर हीटिंग जो है वह सूर्य से धरती पर आने वाली ऊर्जा का उपयोग, यानी कि जब सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसका उपयोग करके हम जल का तापमान बढ़ाना या फिर सौर जल तापन कहलाता है। यानी कि उस ऊर्जा के कारण जो जल है उसका तापमान बढ़ाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सौर जल तापन कहेंगे। इसके लिए क्या होगा कि सौर ऊष्मा यानी कि जो सौर ऊष्मा है वह सोलर थर्मल कलेक्टर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो सोलर थर्मल कलेक्टर होता है उसका उपयोग किया जाता है। और आजकल जो सौर जल तापन है उसके लिए विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त तथा विभिन्न मूल्य वाली अनेकों प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। यानी कि अगर आपको उसका उपयोग करना है सौर जल तापन का तो उसके लिए आपको विभिन्न मूल्य वाले तरीके यानी कि मूल्य वाली जो अनेक प्रणालियाँ हैं वह उपलब्ध हैं। सौर जल तापन का उपयोग घरों और उद्योगों में बहुतायत में हो रहा है। यानी कि सौर जल तापन का जो उपयोग है वह बहुत ही उद्योग में यानी बहुत सारे उद्योग में और घरों में उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि इसमें क्या होता है
ये मान लिया हमने एक बॉक्स है। इस बॉक्स में क्या होगा, इस बॉक्स में यहाँ पर जो ये यहाँ से नीला कलर का दिखा रहे हैं, ये जो नीले कलर का है इस पर हम क्या करेंगे, कालिक पोत देंगे। और बाकी यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर ये जो इस कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, इंसुलेशन यानी कि कुचालक भर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसमें जल भरेंगे तो जो सौर ऊर्जा होगी वह इस पर आएगी। और सौर ऊर्जा क्या होगी, जो काला रंग होता है वह ऊर्जा को अवशोषित अधिक करता है। तो इससे क्या होगा, जब ऊर्जा अधिक अवशोषित होगी तो पानी क्या होगा, उसके अंदर जो पानी रखा रहेगा वह गर्म हो जाएगा। और इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सोलर थर्मल एनर्जी। इसी के जरिए हमारा गर्म होता है। और इसको हम कहेंगे सोलर वाटर हीटिंग, यानी कि सौर जल तापन। आगे है कि इसके एडवांटेज क्या हैं। तो एडवांटेज यानी कि इसके लाभ क्या हैं। एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, यह ऊर्जा वातावरण तथा वायु दोनों को प्रदूषित नहीं करता। यानी कि यह क्या करता है, यह ऊर्जा वातावरण और वायु को प्रदूषित नहीं करता है। यह वातावरण में मुक्त, यानी कि यह वातावरण में मुफ्त उपलब्ध होता है। इसे किसी भी प्रकार के उपचार की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसे किसी भी प्रकार के उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इससे सोलर विद्युत शक्ति उत्पादित की जाती है, यानी कि इससे क्या होता है, सोलर विद्युत शक्ति है वह उत्पादित की जाती है। अब इसके हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं सोलर एनर्जी के। तो विकिरण की तीव्रता स्थान तथा मौसम स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि उस जगह का मौसम कैसा है, उस जगह स्थान कैसा है, उस पर जो है उसकी तीव्रता कैसी है, इस पर जो है वह सोलर एनर्जी निर्भर करता है। बरसात के मौसम में क्या होगा कि बरसात के मौसम में सौर विकिरण की तीव्रता जो है अत्यंत कम हो जाती है। अगला पॉइंट है कि विकिरण धुआं, कोहरा तथा धूल द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि जो विकिरण होता है वह धुएं के कारण, कोहरे के कारण और धूल के कारण क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अगला है कि बड़ी मात्रा में कलेक्टर की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको बड़ी मात्रा में कलेक्टर की आवश्यकता पड़ती है इसमें। और प्रारंभिक लागत भी अधिक होती है, यानी कि इसको जो लागत होगी वह अधिक होगी। अब हम देखेंगे कि कैपेसिटी फैक्टर क्या है, यानी कि क्षमता गुणांक। तो क्षमता गुणांक जो होता है, क्षमता गुणांक किसी भी अवधि में वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन तथा उसी अवधि में अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन का अनुपात होता है। यानी कि जो क्षमता गुणांक है वह किसी भी अवधि में वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन, या कि वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन और तथा उसी समय में अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, क्षमता गुणांक कहते हैं। और इसकी अधिकतम वैल्यू, यानी कि इसका जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है। और यह मात्रकहीन कारक है, यानी कि यह मात्रकहीन कारक है। अब अगला है दोस्तों की कैपेसिटी फैक्टर, यानी कि कैपेसिटी फैक्टर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा तथा उनके प्रभाव करने वाले कारक बताइए। तो कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है वह सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। और सौर ऊर्जा को मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है, यानी कि जो सौर ऊर्जा है वह मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। वैसे तो सौर ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो सौर ऊर्जा है उसके विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग उसमें किए जाते हैं। किंतु सूर्य की जो ऊर्जा है उस सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यानी कि हम क्या कहते हैं कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही हम उसको क्या कहते हैं, मुख्य रूप से उसको हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। और इसे प्रकाश वैद्युत सेल की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि उसको किससे प्राप्त किया जा सकता है, इसे प्रकाश वैद्युत सेल की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। यह भविष्य में उपयोग करने वाली ऊर्जा है, यानी कि यह क्या है, यह भविष्य में उपयोग करने वाली ऊर्जा है। अब आगे देख लेते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसके जो कारक हैं वह सौर ऊंचाई कोण, यानी कि इसका सौर ऊंचाई कोण क्या है, वायु की गुणवत्ता,
और वायुमंडलीय पारदर्शिता क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम देखते हैं कि पवन ऊर्जा क्या है। तो पवन ऊर्जा जो है वह बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जो वायु बह रही है, निरंतर बहती है, उस वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु क्या है, वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि जो वायु है वह क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर, यानी कि जहाँ पर हवा, पहाड़ी इलाकों पर, जैसे मानते हैं कि पहाड़ी इलाकों पर क्या होती है कि हवा वहाँ पर निरंतर बहती रहती है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर इसको स्थित किया जाता है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, यानी कि जो पवन चक्की है, यानी कि जो पवन चक्की है उसको हम वहाँ पर लगाते हैं, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा, यानी कि जो वायु की गतिज ऊर्जा होगी उसको हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देंगे। और इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा को हम जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो हवा होती है, उस हवा के द्वारा हम क्या कहते हैं, वायु होती है, उस वायु को हम गतिज ऊर्जा में जो वायु होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर क्या होता है, उस यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद उसमें हम जनरेटर लगा देते हैं, यानी कि उसमें जनित्र लगा देते हैं, और उस जनित्र के द्वारा उस यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं।